हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे एग्जाम को बच्चों 2-3 दिन ही बचे हैं अब। तो अपनी तैयारी जो भी है जोरों शोरों से चलने दो। जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। तो ज़्यादा बातें ना करके हम सीधा अपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही हैं? आर्य समाज महिला मुद्दों के बारे में निष्पक्ष था? नहीं भाई, आर्य समाज महिला मुद्दों के बारे में नहीं था। जो है आर्य समाज जो है स्वामीनाथन सरस्वती ने एक हिंदू सुधार आंदोलन चलाया था। तो ये नहीं होगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1924 में हुई थी। तो इसकी 1924 में नहीं हुई थी भाई, ये 1927 में हुई थी। और सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट का अधिकार उठाया था। हाँ, ये उठाया था भाई, ये 1931 में उठाया था। और तिलक ने गणेश उत्सवों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को सम्मानित करना था। ये भी राइट है। तो सी और डी हमारे राइट हो जाएंगे। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक हैं। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? योग्यता तंत्र, धनिक तंत्र, भाग्य समतावाद या कुलीन तंत्र? तो जो ये है कि विवरणात्मक न्याय भाग्य के सभी पहलू व नैसर्गिक योग्यता सहित करता है। तो ये समतावाद का करता है। जो समाज के गरीब और दुबले यानी कि दबे कुचले व्यक्ति हैं, उनके कड़ी रूप उनको एक कड़ी के रूप में मानकर चलते हैं। और दोनों एक दूसरे के संबंध में एक दूसरे के दुख को साझा करते हैं, दुख सुख में काम आते हैं। इसलिए ये कथन का ये अभिप्राय है। नीचे सूची दी गई है, राष्ट्रपति हैं और कार्यकाल हैं। तो शंकर दयाल शर्मा कब से कब तक वो रहते हैं? शंकर दयाल शर्मा रहते हैं 1992 से 97 तक। आर वेंकट रमन रहते हैं बच्चों 1987 से 92 तक। प्रतिभा पाटिल रहती हैं 2007 से 12 तक। और प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 तक। नेक्स्ट है, शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है। निरंकुश शासन, कुलीन तंत्र, अराजक लोकतंत्र या अल्पतंत्र? तो शासकों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार जो अनेकों द्वारा शासनों के विकृत रूप को अराजक लोकतंत्र या भीड़ के शासन के रूप में जाना जाता है। ये अरस्तु के द्वारा वर्गीकृत किए गए थे। नेक्स्ट है, जियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहांदारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श, या सभी शासकों के लिए परामर्श, या राज्य की उत्पत्ति का वर्णन, या पंथ निरपेक्षता के नियम? तो यह केवल जो थी जलाउद्दीन बर्नी ने फतवाए जहादीर जो लिखा था, उसमें मुस्लिम शासकों के लिए एक आदर्श राजनीति संहिता का निर्माण करना था। और बर्नी एक कट्टर मुसलमान थे, मोहम्मद गजनबी को एक आदर्श शासक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? तो एम एन निजलिकप्पा, मोरारजी देसाई, के कामराज या वाई वी चावाण? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 1969 में विघटन में 1969 में जो विघटन हुआ था, टूटा था, तो वाई वी चावाण जो है अलग हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है? प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, या लोकतांत्रिक प्रशासन, या परिवर्तनोन्मुखी लोकतंत्र? तो प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र व सहभागी लोकतंत्र जो हैं, ये शासन की धारणा से संबंधित हैं। जबकि जो बाकी हैं ये लोकतंत्र प्रशासन की धारणा से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से
लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया था? हेनरी फ्योल, चार्ल्स आई लिंडब्लोम, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स या डेविड ईस्टन? लोक नीति की जो क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप था वो चार्ल्स आई लिंडब्लोम ने द्वारा दिया गया था। लिंडब्लोम जो थे लोक नीति को क्रमिक चरणों में परिणाम मानते थे और क्रांतिकारी कदम उठाते थे उसके प्रति। और इनके सिद्धांत थे मॉडल थॉट थ्रू या बेबी स्टेप थ्योरी। बेबी स्टेप थ्योरी इनकी काफी चर्चित है। निम्न विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? महिला समानता में प्लेटो और मील, अरस्तु और हीगल, मील और मेरी वास्टेनक्रॉफ्ट या प्लेटो और मेरी वास्टेनक्रॉफ्ट? तो अरस्तु और जो हीगल थे ये महिला समानता में विश्वास नहीं करते थे। अरस्तु जहाँ महिलाओं को राज्य का नागरिक ही नहीं मानते थे, वहीं हीगल व अरस्तु दोनों ही महिलाओं और पुरुषों की द्वितीय मानते थे, यानी पुरुष प्रधान राज्य की बात करते थे। प्लेटो तो फेमिनिस्ट थे, प्लेटो तो उनको बराबरी का हकदार देते थे, पढ़ने लिखने का भी, सारी चीजों का। निम्नलिखित में से सॉरी विषय नहीं नहीं विषय विकावली नहीं है, मेकावली होगा ये मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? ये क्वेश्चन ऐसे होगा, गणतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र या वशांगनुगत राजतंत्र? तो मैकियावेली के लिए तो सबसे अच्छा था गणतंत्र। द डिस्कोर्स में मैकियावेली आदर्श राज्य को शासन के रूप में गणतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जे एस मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया? समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार का, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का, स्वशासन की संस्थाएं का या राजनीतिक अर्थव्यवस्था का? तो द कंडीशंस कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में आई थी पहले, तो ये आप याद रखें। में जेएस मिल जो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था का वर्णन नहीं करते, बल्कि अपनी अन्य पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी जो कि 1848 में आती है, उसमें करते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था का। निम्नलिखित संसदीय समितियों को उसके निर्माण के कार्य क्रम अनुसार लगाएं। तो प्राक्कलन समिति, विभागीय स्थायी समिति, लोक लेखा समिति या लोक उद्यम समिति? तो सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले आती है लोक लेखा समिति। ये कब आती है? 1921 में। 22 सदस्य समिति होती है, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। प्रकलन समिति आती है 1950 में, 50 लिख देता हूँ। इसमें 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। फिर आती है लोक उद्यम समिति, ये आती है 64 में। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 तो लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। फिर आती है विभागीय स्थिति स्थायी समिति, ये आती है 93 में। इसमें 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के। नेक्स्ट है भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो WH मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, फ्रांसिस फ्रैंकलिन या लॉयड रुडोल्फ? तो भारतीय राज्य को जो प्रकृति के बारे में है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी द्वारा किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य के द्वारा प्रकार्यों के अध्ययन के आधार पर राज्य की संरचना का अध्ययन किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? ये भावाश्यक नहीं, आवश्यक आएगा, आवश्यक बुराई। आवश्यक बुराई माना है। जेरमी बेंथम, जेम्स मिल या टॉम स्पेन या जेएस मिल? तो जो टॉम स्पेन है ये शास्त्रीय उदारवाद द्वारा राज्य की संकल्पना को एक
परिहार के रूप में मानते हैं, जो एक आवश्यक बुराई मानते हैं राज्य को, और नकारात्मक पुलिसिया स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मोर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनः निरूपण किया था? जूडिथ बटलर, हेलेन एम किंसले, जे एन टिकनेर या बेटी फ्राइडेन? तो ये करते हैं जे एन टिकनेर। जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1992 में आती है, उसमें करते हैं। और मॉर्गेनथाउ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स रियलिज्म ये आती है 1917 में। नेक्स्ट है, सूची दी गई है, सूची 1 और 2 पुस्तक और लेखक है, मिलान करने हैं, मिलान करते हैं। पॉलिटिक्स एंड मैट्रिक्स, इसके कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं चार्ल्स लिंडब्लॉम। द पावर एलाइट, तो सी राइट्स मिल लिखते हैं। ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये रॉबर्ट डायल लिखते हैं। और द लॉजिक ऑफ कल्टीवेटिव एक्शन, ये लिखते हैं मैनक्योर ओल्स। नेक्स्ट है, 2 कथन दिए गए हैं। पहले है, चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। यानी कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो जो संसद का सामना नहीं किया और प्रधानमंत्री बन गए थे। चौधरी चरण सिंह जो है जनता पार्टी के प्रत्याशी थे बच्चों। और इन्होंने कब भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे? ये कब बने थे? 28 जुलाई 1979। ठीक है। कथन 2 है, लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ा था, इसलिए चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, ए आंसर राइट हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पत्र जो है लोकसभा के नियम की संख्या 198 के द्वारा लाया जाता है। लोकसभा के जो 50 सदस्य मांग करे तो अविश्वास पत्र स्वीकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद? तो यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग भी कह सकते हो आप। 27 यूरोपीय सदस्य होते हैं इसमें। अभी आप लोग अपने एग्जाम दें, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का क्लियर हो। अगर फिर भी कोई बच्चा किसी कारणवश रह जाता है तो जो दिसंबर बैच है वो स्टार्ट करेंगे। जब जिस टाइम आप लोग कहेंगे तो फिर आपको थ्योरेटिकल जो चीज़ें पढ़ाएंगे उसमें हम सिलेक्टिव ही आपको कंटेंट देंगे कि तो आपको ज़्यादा पूरे थ्योरेटिकल में से ना निकलना पड़े। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो ट्रिकी तरीके से आप याद रख सकें, इस तरीके से अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। यह सिद्धांत नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है भाई? जन सामान्य की त्रासदी, संपोषणीयता, सामाजिक पारिस्थितिकता या गया परिकल्पना? तो ये गया परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों, ऐसे व्यक्ति हों जिसके लक्ष्य और उद्देश्य में भिन्न हों, ऐसे व्यक्ति हों जो केवल अनौपचारिक माध्यमों से संप्रेषण के इच्छुक हों, या कार्यकारी संगठन के भीतर प्रोत्साहनों की अर्थव्यवस्था संभालने का अनुच्छुक हो। तो चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार जो एक औपचारिक संगठन का अस्तित्व में कब आता है? ये तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य के योगदान के इच्छुक हों। और संगठन जो है 3 तत्वों से मिलकर बनता है बच्चों। कौन से? संचार, सहयोग की भावना और समान उद्देश्य। नीचे 2 कथन दिए गए हैं।
अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। यानी अल्पतंत्र वह सरकार होती है इसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। सही है बात। रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की थी। नहीं भाई, रॉबर्ट नोजिक ने तो नहीं की, रॉबर्ट मैजिक ने नहीं, वरन रॉबर्ट मिशेल ने की थी भाई। वरन रॉबर्ट मिशेल ने, तो ये सेकंड गलत हो जाएगा, तो केवल सी रहेगा। ये की थी रॉबर्ट, एक सेकंड, वरन रॉबर्ट, वरन था, वरन है रॉबर्ट मिशेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नित्यवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया? तो एंटोनियो ग्राम्सी, कार्ल मार्क्स, वी आई लेनिन या फेडरिक एंगल्स? तो ग्राम्सी ने जो है, एंटोनियो ग्राम्सी ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक नित्यवाद की संकल्पना को अस्वीकृत किया तथा नव मार्क्सवाद का आधार रखा था। सूची एक और दो को मिलान करना है। गीतांजलि, ईश्वर के प्रति समर्पण, गोरा औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण, साधना है जीवन का बोध, और घरे बायर द होम एंड द वर्ल्ड है स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता के संबंधित है? 14, 18, 21 या 25? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता के लिए है अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन कौन सी सतही अथवा सुधारवादी परिस्थिति की विशेषताएं हैं? सुधारवादी परिस्थितियां की पारिस्थितिक व पूंजीवादी आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहती हैं, या फिर यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है, यह पारिस्थितिक केंद्रवाद को अपनाते हुए मानव केंद्रवाद के समस्त रूपों को स्वीकार अस्वीकार करती है, या यह पर्यावरण को स्थिति को बेहतर तथा अथवा सामाजिक लागत मानती है? तो विशेषताएं तो क्या हो जाएंगी? ए, बी और डी। सी केंद्रवाद नहीं आएगा। कथन दिए गए हैं, किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिमाण होती भी। किसी भी राष्ट्र का जो विदेश नीति है उसके निर्माण में उस देश का जो इतिहास रहता है, संस्कृति रहती है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि अपनी विदेश नीति, उसमें अशोक और कौटिल्य दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। और फिर भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। तो ये दोनों ही बातें राइट हो जाएंगी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोहरा शासन असत्य, दोहरा शासन तो है। संसद की सर्वोच्चता नहीं, संसद की सर्वोच्चता नहीं है। एक तो ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा संघ की अक्षुण्णता नहीं, राज्यों की अक्षुण्णता नहीं है। तो बी और डी राइट हो जाएंगे, ये असत्य है। फिर है, भारतीय राजस्व को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा है? माइनर विनर ने, जेम्स मैनर ने, डब्ल्यू एच मॉरिस जोन्स ने, या अतुल कोहली ने? तो ये बोला डब्ल्यू एच मॉरिस जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक और दो को मिलान करना है। पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। पॉलिसी साइंस ये करते हैं डी लर्नर एंड हेलार्ड लासवे। ये की नहीं, डी आएगा, डी आएगा यहाँ पे, डी लर्नर। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डब्ल्यू एफ विल्फो।
एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, स्टडीज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रॉबर्ट साइमन कहाँ गए? ये हर्बर्ट साइमन थे, ये रहे। और द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन श्री प्रॉब्लम्स, ये रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट आएगा, लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोकतंत्र के विवितरण का कारण नहीं है? आयात प्रतिस्थापन का संकट, सैन्य शासन व्यवस्थाओं द्वारा अपनी लोकप्रियता एवं वैधता को खोना, सामाजिक परिवर्तन या जन माध्यम। तो लोकतंत्री के संदर्भ में जो है जन माध्यम लोकतंत्री वितरण का कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की कृतियों को आरोही क्रम में लगाइए। द कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्रिटिक्स ऑफ गोदा प्रोग्राम या द इकोनॉमिक एंड फिलोसोफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले जो पब्लिश होती है 1848 में होती है इनकी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848। द कैपिटल होती है 1867। द क्रिटिक्स ऑफ गोदा प्रोग्राम होती है 75, 1875 है ये। और मैन्युस्क्रिप्ट होती है 1942, ये थी। फिर है, योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। यह कथन किसका है? सैमुअल पी हंटिंगटन, बेंजामिन बार्बर, फ्रांसिस फुकुयामा, अलेक्जेंडर वेटन। तो पूर्व साम्यवादी व्यवस्थाओं के विघटन कब होता? 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो फ्रांसिस फुकुयामा थे, उन्होंने द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में जो उनकी पुस्तक आती है उसमें ये बात कहते हैं। निम्नलिखित में कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है? टी एच ग्रीन, एडमंड बर्क, माइकल ऑक्सफोर्ड या फ्रेडरिक वॉन हायक। तो टी एच ग्रीन जो हैं वो नवहीगलवादी परंपरा के विचारक माने जाते हैं, रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज संगठन है? बचपन बचाओ आंदोलन, इंडियन अगेंस्ट करप्शन, विज्ञान प्रसार या मजदूर किसान संघर्ष समिति। तो बचपन बचाओ आंदोलन, इंडियन अगेंस्ट करप्शन और मजदूर किसान संघर्ष समिति, ये सभी जो है सभ्य समाज संगठन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें उपभोक्ता की परिभाषा विस्तृत की गई है। यह शिकायत के ई फीलिंग की व्यवस्था करता है। यह केंद्र उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है। यह विवादों से के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है। तो सही नहीं पूछा है, तो ये मध्यस्थता की अनदेखी करता, ये सही नहीं होगा। जो उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 है, ये 20 जुलाई 2020 से प्रभावित हुए थे। ये भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ध्यान रखें कब प्रभाव में आए थे? 2020 में, 20 जुलाई 2020 में। नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्ग का हथियार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करना चाहता। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के समान है। निष्क्रिय प्रतिरोध को शारीरिक बल से भव नहीं होता, भय आएगा यहाँ, भय नहीं होता, जबकि सत्याग्रह को शारीरिक बल से भय होता है। तो कथन सही पूछा है तो एक और दो ही सही होंगे, ये दो सही नहीं होंगे। सूची एक और दो को सम्मिलित करना है।
सुरक्षा परिसर, सामूहिक सुरक्षा, सुरक्षा समुदाय, सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं। तो सुरक्षा परिसर बैरी बुजान। सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं, पाल्मे रिपोर्ट 1992। सुरक्षा समुदाय कार्ल डेओच। सुरक्षा शासन व्यवस्था रॉबर्ट जेरविस। प्राधान्य संबंधित है। प्राधान्य किससे संबंधित है? आर्थिक शोषण से, ढांचागत असमानता से, विरोधी विचारों को अपदस्थ का कर प्रभावित उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुर्जुवादी की क्षमता से, या सैन्य प्रभुता से। तो प्राधान्य संबंधित है विरोधी विचारों की अपदस्थ का कर प्रभावित उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुर्जुवादी की क्षमता से। सी आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में सत्य हैं? निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है, नहीं होती, सत्य है ये बात। फिर कहते हैं निरंकुश शासन व्यवस्थाएं स्थानीयकृत और वैध हो सकती हैं भाई, वैध भी। फिर कहते हैं सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाएं राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रण करने और परिवर्तन करने का प्रयास करती हैं। सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाओं को कई सशक्त विचारधारात्मक लक्ष्य नहीं होता है, और वे संस्थानों को पुनर्निर्मित करने हेतु हिंसा को एक अस्त्र के रूप में नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती। तो ए बी सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 से मिलाइए। आदि द्रविड़ आंदोलन है और नेता बताए गए हैं। तो मद्रास आंदोलन के नेता कौन थे? हैदराबाद, मैसूर और नागपुर। तो मद्रास आंदोलन के नेता थे एम एस राजा। हैदराबाद के थे बी आर वर्मा। मैसूर के थे मुरुगेश पिल्लई। नागपुर के थे विठोबा राजवी। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। क्योंकि भूमंडलीकरण ने भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की सहायता की है। भारतीय भूमंडलीकरण ने भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की सहायता की है। ठीक है, भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज को, केवल एक सत्य हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। सहमति का युग, पेयर कौन, मार्क्स की छाया, नो लोगो। तो सहमति का युग कौन लिखते हैं? जॉर्ज मानवॉट। और पेयर कौन, ये लिखते हैं माइकल एल्बर्ट। मार्क्स की छाया लिखते हैं नाओमी क्लेन। और नो लोगो जैकेस डेरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? जीन फ्रांसवा लोयटाई, रिचर्ड रोटी, मिशेल फुको, हर्बर्ट मार्क्यूज। तो इनमें से जो हर्बर्ट मार्क्यूज है वो उत्तर आधुनिक के विचारक नहीं है। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित है। और इनकी प्रचित रचना जो थी वन डायमेंशनल मैन थी। वन डायमेंशनल मैन। फिर है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 13 जुलाई 2019, 25 जुलाई 2019, 6 अगस्त 2019 या 9 अगस्त 2019। तो ये किया गया था 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। और यह 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था, आपको पीछे ही बताया था मैंने। व्यक्तिवादी अराजकतावाद की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है? निजी संपत्ति, अति उदारवाद,
सविनय अवज्ञा या जैव विविधता। तो व्यक्ति अजारकतावाद के संकल्पों की जैव विविधता जो है शामिल नहीं है। तो आंसर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यह संघवाद को संगठित रखने की एक अच्छा उदाहरण है, ये तो सत्य है। इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्र सरकार की प्रवृत्ति है। यह एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबंधित नहीं करता। भाई ये गलत हो जाएगा, तो ये सत्य हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण, तो केनेथ वोल्स करते हैं। हितों की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, हांस मेर्गेंथाउ। राज्य अपनी सापेक्ष शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं, जॉन मियर्स सेमर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं है अथवा उन्हें परिसीमित किया जाता है, तो थुसीडा डाइस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जस्ट एंड ब्लेम युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है। न्याय संगत कारण, विधि संगत प्राधिकार, समानुपातिकता या मानवता। तो सेंट एक्विंस ने जेन्स एंड ब्लेम तो सिद्धांत की टिप्पणी करते हुए कहा था कि युद्ध की घोषणा में मानवता युद्ध के सिद्धांत में नहीं है। किसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किया। वीडी सावरकर, राम मनोहर लोहिया, स्वामी विवेकानंद या दीनदयाल उपाध्याय। तो 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीयवादी विचारक जो थे वो वीडी सावरकर थे। प्रथम युद्ध इन्हीं के द्वारा कहा गया था। उनकी प्रथम जो कृति थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1909 में आती है। दो कथन दिए गए हैं, स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है, क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं। तो दोनों ही वाक्य सही हैं। निम्नलिखित में से किस कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया। कार्य के प्रभावी मानकों की कमी, कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्वों की स्पष्ट समझ का अभाव, या प्रबंधन द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना, या समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन करना। तो वैज्ञानिक जो प्रबंधन सिद्धांत था वो डब्ल्यू टेलर देते हैं। कब देते हैं? 1909 में किया गया इनके द्वारा। तो उनमें योगदान में क्या नहीं था? तो वो था समुचित कार्य अभिलक्षण और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन। निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन, नई अखिल भारतीय सेवा का सूजन, सर्जन आएगा, ये सूजन नहीं होगा, सर्जन। किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। तो अनुच्छेद जो 312 के तहत जो है नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन की शक्ति जो राज्यसभा को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था। कोरिया, गाजा पट्टी, साइप्रस, लेबनान। तो भारत जो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से है और वर्ष 1950 के बाद जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना से संबंधित 71 कार्यक्रमों में से 49 में भाग लिया। भाई 71 कार्यक्रम हुए यूएसए के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो उसमें से 49 में आपा ने भाग लिया है। तो अब हमने इन तकरीबन सभी में भाग लिया है। परसरिता सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। परसरिता सिद्धांत
पर उन मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। ठीक है ये बात। प्राश्रित सिद्धांत आधुनिकरण के शांति रूप पर शांतिपूर्ण कर्मिक विकास प्रक्रिया पर बल देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता था। ये बात बिल्कुल राइट है। पहली दुनिया तीसरी दुनिया का शोषण नहीं करती, ये गलत हो जाएगा। तो ए और सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है भाई। और भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उपदेशपरक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये बातें दोनों ठीक हैं। कब दिए थे उन्होंने ये संकल्प? 13 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि गांव की जो सोच है, जो अंधविश्वास है, जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं, और उनके चलते ग्राम पंचायत जो है संविधान का आधार बनना आत्मघाती हो सकता है। और इससे जो है जो अन्य पिछड़ी हुई जातियां थी उन पर जो और अत्याचार बढ़ेंगे, और रूढ़िवादी जो सरकारें हैं जो केंद्रित है वे ज्यादा, व्यवस्था जो ज्यादा बढ़ जाएगी। वी रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्न में से किस दल में सम्मिलित हुए थे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जस्टिस पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो वी रामास्वामी पेरियर एक सामाजिक आंदोलनकारी थे जिन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन चलाया था। और वे प्रारंभ में 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, और बाद में 1925 में उन्होंने पार्टी में ब्राह्मणवादी मानसिकता की बढ़ती प्रवृत्ति के आरोप पर उसे दे दिया, और बाद में जस्टिस पार्टी में शामिल हुए थे 1925 में। 1939 में हो गए थे, सॉरी 1939 में हुए थे। पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार का सत्ता का प्रयोग, यही सम्मिलित है भाई, यही आंसर राइट हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार कौन सा अभिकथन सही है? सही है पूछा है, तो अरस्तु को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। पुलिस को इतना बृहत होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे, और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित हो सके। राइट है ये। पुलिस प्राकृतिक था और व्यक्ति के रूप से या कालामाकरून नहीं, अपितु उद्देश्यपरक के रूप से। पुलिस मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप है। ठीक है। पुलिस मानव का वृहत से है? नहीं, वृहत से नहीं है। वृहत, वृहत्तम मतलब उत्तम रूप। उत्तम रूप जो अरस्तु नहीं मानते, वो प्लेटो मानते हैं, और वो मनुष्य को राज्य का उच्च रूप मानते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? वी डी सावरकर, के बी हेड, गेवार, बी एस मुंजे या एम एस गोलवकर। तो जो हिंदू राष्ट्र का विचार था वो वी डी सावरकर का था। उनकी प्रमुख पुस्तक थी हिंदुत्व, जो कब आती है? 1923 में आती है। जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से किन दलों का गठन किया था? तो जयप्रकाश नारायण किन दलों का गठन करते हैं? कांग्रेस सोशल पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रजा, नहीं डेमोक्रेटिक नहीं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी वो। डेमोक्रेटिक नहीं, खाली प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पंडिता रामाबाई के संबंध में सत्य है? तो सत्य देखने वह हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वह भारत में महिलाओं को शिक्षा की मुक्ति श्रेणी में अग्रणी थी। ये राइट है। वह द हाई कास्ट वुमेन की लेखिका थी। यस। वह ईसाई धर्म के विरोधी थी। नहीं, ईसाई धर्म के विरोधी नहीं। तो ये दोनों वो चर्च उसमें थी। तो ए, बी और सी राइट हो जाएंगे। बी और सी तो ऑप्शन ही नहीं दिए इसमें। आप बी और सी ऑप्शन करो इसको, किसी एक को भी बी और सी कर लो।
सूची दी गई है। भारतीय विदेश नीति के मील के पत्थर और प्रधानमंत्री दिए गए हैं। तो शिमला समझौता कौन करते हैं? शिमला समझौता इंदिरा गांधी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्ट नरेंद्र मोदी। श्रीलंका में भारतीय की स्थापना राजीव गांधी। लाहौर घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कौन सी विशेषताएं आईसीसी की निम्नलिखित में हैं? तो कौन सी हैं? आईसीसी को कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में रोम विधि द्वारा स्थापित किया गया है, राइट है। आईसीसी अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनुच्छेद अथवा असमर्थ हो। ये दोनों राइट हैं। यह युद्ध अपराधी कर्तव्यों के विरुद्ध अभियोजन नहीं चला सकता भाई, ये रॉन्ग हो जाएगा। आईसीएस हैग में स्थित नहीं है भाई। और इसके मुख्यालय हैग में। और वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं? 123। नीचे दो कथन दिए गए हैं। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम एन रॉय गलत और अपूर्ण मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते भाई? एम एन रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता। तो दोनों ही वाक्य सत्य हैं, वो गलत मानते थे। उत्तर शीत युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु किसने द न्यू नॉर्थर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का विचार किया था? एम एन राजन, एस टी मुनि, ए पी राणा, मुचकुंद दुबे। तो शांति शीत युद्ध के दौरान जो है निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करते हैं ए पी राणा। संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रता को क्रमबद्ध कीजिए। तो अनुच्छेद 19 के अनुसार तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आता है कोई व्यवसाय अपनाना है, फिर भारतीय भूभाग में कहीं स्वतंत्र भ्रमण करना है, फिर शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होना है, और फिर संघ अथवा यूनियन का गठन करना है। तो ये हो जाएगा इसका सही रूप। फिर निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधी जी ए कोहान के विचारों का तत्व नहीं है? नहीं है पूछा है। पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत, ये तो नहीं था, तो ये राइट हो जाएगा। उत्तरवादी समतावाद के प्रेक्षित विकसित भारतों, ये भी नहीं। जॉन रोल्स के सिद्धांत की गहन असमतुला की संरचना, ये तो था, और ये भी था। तो ए और बी आंसर राइट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आईएमएफ का कब किया गया था गठन? ब्रिटेन वुड्स समझौते के बाद। ये 1944 में किया गया था। तो आईएमएफ का सर्जन ब्रिटेन वुड्स समझौते द्वारा नहीं किया गया था। किया गया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका कार्य विनिमय दर की स्थिरता को सुनिश्चित करना है, विनिमय करना है। आईएमएफ आलोचक आईएमएफ को नव उदारवादी वैश्वीकरण की राजनीतिक भुजा के रूप में देखते हैं। आईएमएफ संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। नहीं, ये विशिष्ट एजेंसी नहीं है। ठीक है, तो बी सी डी हो जाएगा राइट। नीचे दो कथन दिए गए हैं। स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके थे जिसका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। ठीक है भाई, तर्क क्या देते हैं? क्योंकि तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें राइट हो जाएंगी। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है, यह कथन किसका है? तो ये कथन देते हैं जी एच सेबाइन। नेक्स्ट है मार्क्स के विसंबंधित श्रम की संकल्पना के में सम्मिलित है उत्पादन से विसंबंधन, प्रक्रिया से विसंबंधन, प्रजातियों से विसंबंधन, या प्रकृति से
विषबंधन, तो ये सभी जो है सम्मिलित हैं। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उसके अस्तित्व के कार्यक्रम अनुसार लगाना है। तो पंचशील जो है 1954 में, भारतीय सोवियत मैत्री संघ होती है 71 में, फिर आती है लुक इट्स पॉलिसी 92 में, ये 1900 अभी सारे। गुजराल सिद्धांत आता है 96 में। पर्यावरण आंदोलन है और राज्य हैं। कौन सा आंदोलन किस राज्य में हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन होता है मध्य प्रदेश में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। इपको आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। और चिल्का आंदोलन ओडिशा में। अर्क सूत्र संबंधित है हिंदू दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से या वेदांत दर्शन से? तो अर्घसूत्र संबंध है बौद्ध दर्शन से, और यह दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में समपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता है? जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड या बेल्जियम? तो जर्मनी में नहीं अपनाया जाता है भाई। नीचे दो कथन दिए गए हैं। संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट, संघीय राज्य कहा गया। ठीक बात है ये, क्योंकि संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो केवल एक सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेस्टर बर्नार्ड संगठन को दो या अधिक व्यक्तियों की सचेतना समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, क्योंकि चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित होता है। नहीं नहीं, आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित ये नहीं था, सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष था? तो अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, अरविंद पंडिया या मनमोहन सिंह? तो नीति आयोग के द्वारा पूर्व में कार्यरत आयोजन का योग 1 जनवरी 1995 में होता है। और इसके कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्न में से किस प्रकार के अस्त्रों से संबंधित है? रासायनिक, जैविक, नाभिकीय या अंतरिक्ष आधारित? तो ये नाभिकीय हथियार होते हैं। सूची 1 और 2 है, लेखक और पुस्तकें दी गई हैं। तो हन्ना अरेंट है ये। हन्ना अरेंट लिखते हैं द ह्यूमन कंडीशन। फिर है फ्रांस फैनन, द रेचर्ड ऑफ द अर्थ। माओ तेंगतुंग ये लिखते हैं लिटिल रेड बुक। जॉन के गार्बल ये लिखते हैं इन्फ्लुएंस सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है? क्षमता, जीवदक्षता, जवाबदेही या अनुक्रियाशीलता? तो जवाबदेही जो है लोकतंत्र ये राज्य की सॉफ्टवेयर मानी जाती है। समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को निम्नलिखित में से कौन अंगीकृत करता है? वार्षिक नियोजन, केंद्रीय नियोजन, परिप्रेक्ष्य नियोजन, पंचवर्षीय नियोजन? तो कौन करता है? परिप्रेक्ष्य नियोजन। एफ.डब्ल्यू. रिक्स के समाप्रेक्षीय मॉडल की कौन सी निम्नलिखित में से निम्नलिखित विशेषताएं हैं? औपचारिकतावाद, विषम जातीयता, अच्छादन, ब्यूरो अथवा कार्यकाल?
तो कौन कौन सी हैं? तो ये हैं औपचारिकतावाद, विषम जातीयता और अच्छादान। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधिवाद का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? न्यायशीलता, जनादेश, प्रगटीकरण या सर्वसम्मति? तो सर्वसम्मति नहीं है। शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सामान्य आश्रय प्रशासन अथवा शासन नहीं है। सही पूछा इसने, ये तो नहीं होगा भाई। भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है। यह शक्ति के प्रयोग का तरीका है। शासन का सरकार एक, ठीक है, ये तीनों राइट हैं। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का कार्य नहीं है? तो राज्य का कार्य कौन नहीं है कौटिल्य के रूप में? उसका अधिकरण जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है, जो कुछ अधिकृत किया गया उसका संरक्षण, जो कुछ संरक्षित किया गया उसका प्रबल, या केवल साम्राज्य निर्णय। तो कुछ कार्य नहीं है पूछा, तो केवल साम्राज्य निर्णय कार्य नहीं था। निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित चरित्र किया जाता है? गुस्पई मेजेनिन, चार्ल्स मॉरिस, फ्रांस फैनन या जॉन ग्राफ्टेड हार्डर? तो जॉन ग्राफ्टेड हार्डर करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, फ्रांस? तो न्यूजीलैंड का जो सिद्धांत है वो लिखित नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। क्योंकि अभी शासन की संकल्पना विश्व बैंक के संबंधित है, तो ये दोनों ही राइट हो जाएंगे। व्याख्या भी सही है, ए आंसर राइट हो जाएगा। लोकतंत्र की यूनानी और अरस्तुवादी धारणा का अर्थ है नागरिकों की वैचारिक शक्तियों को आदेशों की निर्भरता, राजनीतिक प्रणाली का जमीनी राजनीति के अंतर्हित होना, यूनान के नगर राज्यों के प्रचलित या विद्यमान शासन प्रणाली, या लोकतंत्र के पश्चात सफलीकरण। तो लोकतंत्र की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का है नागरिकों की विचार शक्तियों के राजनीतिक आदेशों का निर्भरता। फिर है, लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में क्या प्रभाव पड़ता है? तो कार्यकारी दमन, न्यायिक सक्रियता, संसदीय संप्रभुता या विधीय समझौता? तो लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है विधीय समझौते में। चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या हैं? तो चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या होते हैं? नेता का करियर, राजनीतिज्ञों का मंत्री पद, प्रतिनिधि का पद, या एक उभरते कार्यकर्ता के भावी संभावनाएं? तो ये होती है प्रतिनिधि का पद। प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धियों पर क्यों गर्व अनुभव किया? उन्हें अपने समर्थनों के लिए निर्णय लिए, उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ, या उन्होंने अपने करियर में उल्लेखनीय प्रगति की, उन्होंने अपने विरोधियों को अपने मुख्य मूल्यों से समझौता किया, तो उन्होंने ऐसे निर्णय लिए। निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व के परिदर्शक में दर्शाया गया है? तो किसे दर्शाया गया है? चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाओं को। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, और आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से करें। हम सब की बेस्ट विशेज आपके साथ है कि आप लोग अपना नेट जेआरएफ निकाल लें, क्योंकि शायद नेक्स्ट टाइम से हमको सिलेबस में चेंजिंग मिल सकती है। फिर भी किसी को कोई टॉपिक से कुछ भी लास्ट मिनट भी अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो प्लीज़ बताएं, जैसे भी होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।